नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देश के कई राज्यों में कोविड-19 के दैनिक मामले तेजी से बढ़े हैं। महाराष्ट्र के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। यहाँ लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए सरकार सख्त कदम भी उठा रही है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के बीड में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र के बीड में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। जिलाधिकारी की तरफ से आदेश जारी किया गया है। लॉकडाउन के दौरान मैरिज हॉल, होटल बंद रखे जाएंगे। सभी प्राइवेट ऑफिसों को भी बंद रखा जाएगा। किराना, दूध और मेडिकल सहित आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा जिले के सभी स्कूल, कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं बता दें, बीते दिन देश में करीब 47,000 कोरोना के नए केस आए। इनमें से आधे से अधिक महाराष्ट्र से ही सामने आए थे। महाराष्ट्र में इस वक्त 2.30 लाख कोरोना के एक्टिव मामले हैं, जो देश के किसी भी राज्य से सबसे अधिक हैं। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी, तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार। एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने जीजीआईसी में कोविड-19 इंटीग्रेटेड कंपाउंड एंड कंट्रोल सेंटर में समीक्षा बैठक की। डीएम ने कहा कि कोरोना लौट रहा है, इसलिए सावधानी से रहें, मास्क लगाकर ही घर से निकलें और गैर प्रांत महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं उसमें कुछ लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, उनसे बचें, दूर रहें। जिलाधिकारी ने व्यापारिक संगठनों, अस्पतालों, सिनेमा घरों, सरकारी कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि चिन्हित स्थानों पर कोरोना का प्रचार प्रसार कराएं। दुकानों पर मास्क, सैनिटाइजर रखना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने आम जनमानस से अपील की है कि जब भी घर से निकलें मास्क लगाकर और सैनिटाइजर अपने साथ रखें। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम, सीओ को आदेश दिए हैं कि अपने संबंधित तहसीलों में व्यापारिक संगठनों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों के डॉक्टरों के साथ बैठक कर कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पे सुबह 10 बजे बैठक रखी गई है, जिसके तहत आज सभी विभागों के अधिकारीगण जिनको जिम्मेदारी कोविड में दी गई है सभी उपस्थित थे। आज जैसे कि आप देख रहे होंगे, कोरोना का संक्रमण वापस बढ़ रहा है और ख़ास तौर से जो गैर प्रदेशों से, जैसे महाराष्ट्र से, दिल्ली से, पंजाब और गुजरात वगैरह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो संक्रमण लेके आ रहे हैं। कल जो जैसे ट्रेन में हम देख रहे होंगे, ट्रेन से काफ़ी संक्रमित लोग, काफ़ी लोगों को संक्रमण पुष्टि हुई है, संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो मेरा आज यही फैसला लिया गया है कि सभी जो व्यापारिक संगठन हैं, हॉस्पिटल्स हैं और व्यावसायिक संगठन हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा घर हैं या जहाँ सरकारी ऑफिस हैं, जहाँ भी भीड़ जाती है, उन सब में कोरोना का प्रोटोकॉल, कोविड हेल्प डेस्क, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से उनको सूचित किया जाए, उनको अवेयर किया जाए। और जो कोविड के प्रोटोकॉल्स थे, जैसे कि मास्क लगाना सभी
ऑफिसों में, दुकानों में, सब जगह मास्क लगाना, सैनिटाइज़र रखना, इसकी व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए बैठक सभी तहसीलों पे SDM CO साहिबान, सभी व्यापारिक संगठनों से, सभी जो हमारे डॉक्टर्स के एसोसिएशन है उनसे और सभी सरकारी दफ्तरों से बैठक करेंगे और ये चीज़ें 100% सुनिश्चित कराएंगे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम सभी जगह सुनिश्चित करा दिया गया है, वो चालू हो रहा है और साथ में हेल्प डेस्क, कोविड हेल्प डेस्क भी सभी सरकारी दफ्तरों में भी चालू करा दिया गया है। ये भी अनुरोध सभी व्यापारिक संगठनों से किया जाएगा कि अपने मार्केट में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सभी को अवेयर करें और संगठन के पदाधिकारी जो सभी व्यापारिक हैं उनके मार्केट में घूम के उन सबको फिर से पहले की तरह अवेयर करें, क्योंकि अगर हम संक्रमण को रोक पाए तो यही तरीका है कि मास्क हर हालत में लगाएं, सैनिटाइज अपने आप को रखें और साथ में अधिक से अधिक दूरी बनाए रखें और जो लोग संक्रमित की पुष्टि हुई है उनको होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में रखा जाए। तो यही तरीका है। पिछली बार भी हमने आजमगढ़ में इसी से हमारा जो आंकड़ा था काफ़ी कम रहा था, काफ़ी सफलता रही थी कंट्रोल करने में, तो इसी को दोबारा लागू करके हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और सभी नागरिकों से अनुरोध है कि कोविड के प्रोटोकॉल जैसे उन्होंने पहले संयम दिखाया था उसी तरह संयम अभी भी दिखाएं और मास्क जब भी घर से बाहर निकले, किसी अनजान वस्तु को छुएं तो सैनिटाइज अपने आप को जरूर करें, मास्क जरूर लगाएं और अनावश्यक बाहर ना घूमें। मेरा एक और अनुरोध है सबसे कि हमारा कंट्रोल रूम जो है इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का, उसका टोल फ्री नंबर है 1800 889 6734, मतलब 1800 889 67 34। अगर आपके गांव में या क्षेत्र में आपके आसपास कोई बाहर से आया है अन्य प्रदेशों से और उसने कोविड का टेस्ट नहीं कराया है तो आप उसको सूचित करें कि हमारे पड़ोस में है, तो उसको संपर्क किया जाएगा और मोटिवेट करके उसका टेस्टिंग वगैरह की जाएगी। और मेरा सभी लोग जो लोग बाहर से आ रहे हैं, अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं, उनसे उनके लिए अनिवार्य होगा कि वो निकटतम PSC और CSC पे जहाँ पे भी टेस्टिंग की व्यवस्था है, हर ब्लॉक में व्यवस्था है, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में व्यवस्था है और CSC PSC में व्यवस्था है, वहाँ पर जाके अपने सैंपल ज़रूर दें और अपने आपको कोविड है कि नहीं है इसकी जानकारी प्राप्त करें। और जब तक ये भी प्रोटोकॉल है कि कोई भी अगर टेस्ट नहीं भी करा, मतलब टेस्ट होने में टाइम भी लगता है और पॉजिटिव भी नहीं पाया जाता, नेगेटिव भी आता है, तो भी 7 दिन के लिए उसको अपने घर में होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। तो यही सबसे हमारी अपेक्षा है और अनुरोध भी है कि सभी नागरिकगण, जैसे पिछली बार सबने संयम रखा था, इस बार भी अभी होली के त्यौहार और चुनाव के दृष्टिगत इस प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और हमारे जनपद को फिर से विजयी बनाएंगे, जिससे कि हम कोरोना को कंट्रोल कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मानना है कि दुनिया ने कोरोना के समय में भारत की क्षमता को देखा है। प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोविड काल के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि कोरोना कालखंड लॉकडाउन का 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस 365 दिनों में 110 विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक करने को एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि ये कितनी बड़ी बात है कि दूसरे देश के लोग भारत से कभी दवाई, कभी वैक्सीन मांगते हैं। इससे भारत का सामर्थ्य कोरोना कालखंड में बढ़ा है। भारत के 135 करोड़ लोगों ने अपनी ताकत दिखाई है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की विशेषताओं के बारे में बताया। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कोरोना के दौरान भारत की वैक्सीन कूटनीति के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं मानता हूं जिसमें भारत के सामर्थ्य का साक्षात्कार हुआ उन दिनों। ये कितनी बड़ी बात है कि दूसरे देशों के लोग भारत से कभी दवाई मांगते हैं, कभी वैक्सीन मांगते हैं और इससे भारत का सामर्थ्य इस कोरोना कालखंड में भी बढ़ा है। भारत के 135 करोड़ लोगों ने अपनी ताकत दिखाई है। सेवा के माध्यम से किसी को भूखा नहीं सोने दिया और कोरोना को पराजित करने के लिए 135 करोड़ लोग खड़े हो गए। ये कितनी बड़ी बात थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग के सभी आयुक्तों का जो दल है वो आज सिलीगुड़ी पहुंचा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के तहत निर्वाचन आयोग के केंद्रीय दल की पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी आरिज आफ्ताब के साथ बैठक हुई। निर्वाचन आयोग की तरफ से नियुक्त 4 पर्यवेक्षक भी बैठक में मौजूद रहे। दोपहर के बाद निर्वाचन आयोग की टीम ने जिला निर्वाचन अधिकारियों, नोडल अधिकारियों और उत्तर बंगाल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान दक्षिण बंगाल के कई अधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों के जो दिग्गज हैं वो जोर शोर से इस चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी बीच जुबानी जंग जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जनसभा के दौरान एक बार फिर से बीजेपी को घेरा। उन्होंने ये आरोप लगाया कि बीजेपी अपने वादों को पूरा नहीं करती। खुद पर हुए कथित हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान से दूर रखने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने उनके कार्यकाल में हुए कामों को गिनाते हुए जनता से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट करने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दक्षिण 24 परगना के गोसाबा जनसभा में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने ये कहा कि अफवाह के बाद केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेजी, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों को कुछ नहीं मिला। ये पैसा भतीजा एंड कंपनी खा गई। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद SIT बनाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए गांव के विकास के लिए दिए जाएंगे, जिसका बड़ा फायदा गोसाबा क्षेत्र को होगा। अमित शाह ने यह कहा कि जो योजना केंद्र की तरफ से मछुआरों के कल्याण के लिए थी, जो योजना भेजी जाती है उसे ममता सरकार जो है वो लोगों तक पहुंचने नहीं देती। अमित शाह ने मेदिनीपुर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने जनता से सीधे संवाद किया और बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। ये नरेंद्र मोदी का वादा है। ये सारी चीजें अगली बार जब मैं वोट लेने आऊंगा तब समाप्त कर कर आऊंगा। आप मेरा भरोसा कर सकते हैं। भरोसा भारतीय जनता पार्टी देश में जहां जहां वादा किया हमने पूरा किया। हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचाया, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाई, हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और दीदी ने गत चुनाव में अपने घोषणा पत्र में 282 वादे किए थे, उसमें से 82 भी पूरे नहीं कर दी। अरे दीदी हिसाब लेकर आओ, हिसाब लेकर आओ। गोसाबा देना चाहिए नहीं देना चाहिए हिसाब? जोर से बोलो, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? वो तो नहीं देगी। आप हिसाब कर देना 1 तारीख को कमल की मोहर पर बटन दबाकर। करोगे क्या? जोर से बोलो, करोगे क्या? मित्रों, सुंदरवन क्षेत्र में हमने 5,000 करोड़ रुपया भेजा। तटबंध और बैरेज बनाने के लिए सारा चाऊ हो गया। 2016 के चुनाव में मल्टीपल इंटीग्रेटेड फिशरीज जोन बनाने वाली थी दीदी, आज तक मालूम नहीं है कहां गया वो, बना ही नहीं। 15, 17 और 19 में दीदी ने कहा था कि इसको सुंदरवन को हम जिला बनाएंगे। बना है क्या जिला? बना है क्या? मैं आपको कहता हूं भाजपा का मुख्यमंत्री ला दीजिए, एक ही साल में सुंदरवन को हम जिला बनाने का काम कर देंगे। मित्रों, लगभग गंगा सागर का मेला जो होता है, हम 2,500 करोड़ का खर्च कर ये मेले को अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा देने का काम गंगा सागर के 14 जनवरी के मेले का। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने, श्री मोदी जी ने 115 योजनाएं बनाई है। योजनाओं को अंग्रेजी में स्कीम कहते हैं। स्कीम क्या कहते हैं? जोर से बोलो, क्या कहते हैं? एक और मोदी जी ने गरीब के विकास के लिए 115 स्कीम बनाई है। दीदी ने गरीबों को लूटने के लिए 115 स्कैम बनाए हैं। स्कैम बनाए। गरीबों का पैसा ये कट मनी वाले ले जाते हैं। ये बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, मुझे बताओ, ये महान प्रदेश के अंदर, हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? ये देख लियो यूपीएस जोर से बोलो जरा, रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? दीदी रोक सकती है क्या? बाबू को बोल दो। रोक सकती है क्या?
अरे आप भाजपा की सरकार बना दो, आदमी तो क्या परिंदा भी पैर न मर पाए ऐसी व्यवस्था। आजमगढ़ में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में नेहरू हॉल में सभागार में जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेटों को 2 चरणों में प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार जनपद में पंचायत चुनाव 1 चरण में होगा, इसलिए सभी की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। सभी बूथों पर 200 मीटर की लाइन चूने से चिन्हित कर लें। 200 मीटर के अंदर कोई भी व्यक्ति प्रचार प्रसार न करने पाए। जो भी व्यक्ति मतदान की लाइन में लगेगा उसे कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार 2 गज की दूरी का पालन करना उसकी जिम्मेदारी होगी। इस दौरान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए लगे जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेटों को 2 चरणों में प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के संपर्क में रहेंगे। एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें सभी अधिकारियों कर्मचारियों का मोबाइल नंबर फीड रहेगा। एक क्लिक करने पर सभी का मोबाइल नंबर सामने आ जाएगा और किसी भी परिस्थिति में किसी भी अधिकारी से कोई भी कर्मचारी संपर्क कर सकता है। पंचायत चुनाव को लेके जो ट्रेनिंग्स होनी है, विभिन्न स्तर के अधिकारी जो इसमें लगे हैं उन सबके ट्रेनिंग का आज प्रशिक्षण का पहला दौर शुरू हो गया है। उसी कड़ी में आज जोनल मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की ट्रेनिंग है। उसको 2 पाली में किया गया है, प्रथम पाली मॉर्निंग में और शाम को। कल ऐसी AROs जो लगेंगे नामांकन और बाकी प्रक्रिया में लगेंगे उनकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद सभी पोलिंग पार्टीज जब गठित होंगे उनके बाद उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। तो ट्रेनिंग का दौर शुरू किया गया है और सभी निर्देश दिए गए हैं सेक्टर जोनल, क्योंकि आपके हर न्याय पंचायत पे एक सेक्टर मजिस्ट्रेट हमारे द्वारा तैनात किया गया है और इस तरह करीब 278 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हमारे जनपद में हैं जो कि चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने में अपना योगदान देंगे और 44 जोनल मजिस्ट्रेट रहेंगे पूरी प्रक्रिया में। उसके अलावा बाकी SDMs, बाकी अधिकारीगण और बाकी लोग वहाँ पे सभी चुनाव को देखेंगे। तो पूरी तैयारी उसी हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कुछ दिशा निर्देश जो आए हैं, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना है चुनाव के कर्मियों को भी और जो निर्वाचन का अपना इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने हक का, जो वोट डालेंगे उनके लिए भी निर्देश जारी हुए हैं। तो वही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क का यूज़ करना है। एक निर्देश और आया है कि चुनाव प्रचार में भी जब घर घर जाएंगे अपने प्रत्याशी तो 5 से अधिक लोग नहीं जाएंगे। इसका कड़ाई से वो लोग पालन करेंगे। सभी मास्क और सैनिटाइज़र यूज़ करके करेंगे और किसी भी तरह की भीड़ एकत्रित नहीं करेंगे। अगर कोई नाटक नुक्कड़ भी करते हैं तो उसकी अनुमति लेंगे और साथ में वहाँ भी कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। अगर ये पालन नहीं होता है तो उसमें एपिडेमिक एक्ट में प्रावधान है, उसके तहत भी FIR कराई जा सकती है और साथ में आपके जो 188 धारा 188 और बाकी जो धाराएँ हैं उसमें भी कार्रवाई, IPC की धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है। तो सभी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सभी जो वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए, अभ्यर्थियों के लिए भी, वो लोग भी इसका कोविड के प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और कोविड के बचाव के साथ साथ ही जो दिशा निर्देश है उनका पालन करें। 5 से अधिक लोग प्रसार ना करें, घर घर जाएं, मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यही मेरा सभी से अनुरोध है, सभी से अपेक्षा है कि किसी भी तरह जनपद में कार्रवाई की आवश्यकता ना पड़े। स्वस्थ एटीट्यूड से सब लोग चुनाव में अपना प्रचार प्रसार करें और जो लोकतंत्र है उसको आगे बढ़ाने में सभी अपना योगदान दें। एक चरण में चुनाव होना चुनौतीपूर्ण रहता ही है, बट आयोग ने सारी व्यवस्था करी है कि और जनपदों से फोर्स और बाकी कर्मचारी जो कम पड़ेंगे वो उपलब्ध कराए जाएंगे। हमने डिमांड भी कर ली है और इसीलिए सेक्टर जोनल हमने बढ़ा दिए गए हैं और कम्युनिकेशन की पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हरियाणा के पानीपत के बबेल रोड पर शिवनगर में एक घर में 3 कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि ये तीनों कंकाल वयस्क दिखाई दे रहे हैं। घर में एक जगह से लगातार कीड़े निकलते रहते थे। ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार कीड़े यहाँ से क्यों निकलते हैं, खुदाई कराई गई। करीब 3 फीट पर ही एक कंकाल मिल गया। मजदूरों ने कंकाल पाते ही शोर मचाया। खुदाई थोड़ी और की गई तो वहाँ पर 2 और कंकाल मिल गए। मकान में काम कर रहे मजदूर विकास कुमार ने बताया कि घर को ऊंचा उठवाने के लिए नव निर्माण शुरू कराया गया था। वैसे तो घर को ऊंचा उठाने के लिए मलबा डाला जाता है, लेकिन कीड़े निकलते रहने की वजह से ये देखने के लिए कि आखिरकार जमीन में क्या कुछ है, वहाँ खुदाई की जा रही थी।
गौरतलब है कि काम कर रहे मजदूरों और मिस्त्रियों ने इसके बाद पुलिस कंट्रोल नंबर 100 पर कॉल की। पहले संबंधित चौकी से पुलिस पहुंची और उसके बाद डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स भी अपनी टीम के साथ पहुंचे। आपको बता दें कि इस तरह पानीपत के एक घर के नीचे से कंकाल मिलने पर सनसनी फैल गई है। हालांकि अब तक ये नहीं पता लग पाया है कि ये कंकाल किसके थे। हम 2 दिन से लग रहे हैं यहाँ। वह मकान मालिक ने मेरे से बोली कि भाई फर्श करोगे ना तो इसको थोड़ा तोड़ सी ले, यहाँ कीड़ी निकलती है रोज की, और कीड़ी निकलेगी तो इस पीट की कभी ये बैठ ना जाए दोबारा, तो उसे फर्श को दोबारा तोड़ कर करने लग गई। तो वहाँ से हथौड़ा मारा, हथौड़ा मारने के बाद वो हथौड़ा ही नीचे सरक गया। तो मतलब थोड़ा ये अभी मारा था 1 बजे के आसपास। तो जैसे हथौड़ा चलेगा, अपने मालिक को भी सूचना दी कि यहाँ से हथौड़ा नीचे चलेगा, खाली है। तो बोली दोबारा फिर देखो कुछ मार के, तो सब्बल मारा, सब्बल भी नीचे को सरक गया। वो बोली यहाँ से खोद दो, क्या पता यहाँ क्या दिक्कत है। तो खोदने लग गए तो वहाँ से कंगाल निकला। वो बोली तो ठीक है यहीं पर रुक जाओ, मैं अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ। मैं आए, फिर किला चौकी में शिकायत करी, 100 नंबर पर फोन करे, पुलिस प्रशासन यहाँ आ गई। आने के बाद में कार्रवाई शुरू हुई। कितने कंगाल थे? 3 कंगाल है। तेल की कीमतों को लेकर आज 24 दिन बाद जनता को राहत मिली है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ है। आज डीजल 17 पैसे और पेट्रोल 15 पैसे सस्ता हुआ है। इस गिरावट के बाद दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.99 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल का दाम 81.30 रुपए प्रति लीटर है। अब अगर प्रमुख शहरों में तेल की कीमतों पर नजर डालें, दिल्ली में 81.30 डीजल की कीमत है और पेट्रोल 90.99 रुपए प्रति लीटर है। वहीं कोलकाता में 84.18 डीजल के दाम है, वहीं पेट्रोल की कीमत 91.18 रुपए है। वहीं मुंबई की बात करें तो यहाँ 88.42 रुपए डीजल के दाम है, वहीं पेट्रोल की कीमत 97.40 रुपए प्रति लीटर है। इसी के साथ ही चेन्नई में 86.29 रुपए डीजल की कीमत है, वहीं पेट्रोल के दाम 92.95 रुपए है। आपको बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है। इस बदलाव की वजह से फरवरी महीने में तेल के दाम काफी बढ़ गए थे, लेकिन आज 24 दिन बाद जनता को मामूली राहत मिली है। यूपी की बरेली में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने सरेआम एक छात्रा का अपहरण कर लिया। अपहरण की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बाइक से छात्रा के अपहरण का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में छात्रा के अपहरण की पूरी वारदात कैद हो गई। दरअसल बारादरी थाना क्षेत्र से एक छात्रा अपने भाई के साथ बाइक पर कॉलेज से घर जा रही थी। तभी रास्ते में कुछ बदमाशों ने बाइक रोककर बाइक की चाबी निकाल ली और छात्रा को जबरन अपने साथ ले गए। परिजनों की तहरीर पर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि घटना के 3 दिन बीतने के बाद भी अभी तक छात्रा को पुलिस बरामद नहीं कर सकी है। अब देखना यह है कि पुलिस कब तक छात्रा को बरामद करती है। वहीं लोकलाज के डर से छात्रा के परिजनों ने मीडिया से कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हालांकि इस मामले में पुलिस प्रेम प्रसंग की बात कह रही है। एसएसपी ने कहा है कि थाना बारादरी क्षेत्र के अंतर्गत युवती जो अपने प्रेमी के साथ चली गई है, उसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत है। बरामदगी के लिए पुलिस पूरी तरह जुटी हुई है। में थाना बारादरी में मुकदमा 366 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज है। इस पूरे प्रकरण में ये बताना है कि जिस लड़के के साथ और 2 लड़कों के साथ वो जाती है, उसका उससे 7 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उस लड़के के साथ वो भागकर चली गई है। इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज है और लड़की और उसके जो अन्य 2 साथी जिनके साथ वो गई है, उनको बरामद करने का प्रयास चल रहा है और जल्दी उनको बरामद कराकर उसमें अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार महिला समर्थक थोड़े, महिला सशक्तिकरण का ढोंग रचने वाली सरकार, ये सरकार महिला सुन की है। आप देखिए महिलाएं खड़ी हैं, सारी महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है। आपको तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वह बिहार विधानसभा के बाहर की हैं, जहां पुलिस पर विधायकों की मारपीट के आरोप लगे हैं। पूरा मामला मंगलवार का है। दरअसल विपक्षी दल के सदस्यों ने विधानसभा में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस
विधेयक 2021 को वापस करने की मांग की थी। इसे लेकर सदन में हंगामा हुआ। इसके बाद सदन के अंदर क्या हुआ, ये खुद वहां मौजूद विधायकों ने बताया। हाँ, देखा आपने देखा ही है मैं कैसे आई हूँ। और इस तरह से ये बिहार के लिए, बिहार की जनता इस चीज को देख रही है तो सजग हो जाए। ये सरकार, ये बिहार किस रास्ते में जा रहा है? अंग्रेजी हुकूमत की शासन को लागू करने के लिए, अंग्रेजी शासन की नीतियों को लागू करने के लिए ये सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। जब भारत में स्वतंत्रता की बात की है तब तक लाठीचार्ज, मारपीट, हत्या तब करके। और यही लगता है कि एक बार पुनः ये सरकार, ये देश, ये बिहार, मैं बिहार की आवाम से आग्रह करना चाहती हूँ कि बिहार की आवाम इस चीज को बहुत बारीकी से देखे। जब हम महिलाएं विधायक होकर महिलाओं पे अत्याचार किया जा रहा है, यहाँ आपने चुनकर हम विधायकों को भेजा है, विपक्ष की मजबूत भूमिका आज हम निभा रहे हैं। हम पुलिसिया बिल के खिलाफ हैं। पुलिस सशस्त्र विधेयक जो आप ला रहे हैं उसकी पुरजोर हम विरोध करते हैं। आरजेडी के विधायक सतीश कुमार को तो स्ट्रेचर से ले जाना पड़ा। इस दौरान महिला विधायकों को भी महिला सुरक्षा कर्मियों ने विधानसभा से बाहर कर दिया। आखिर इस कानून का विरोध क्यों किया गया, इस पर सुनिए तेजस्वी यादव क्या बोले। जिसको मन कर देगा सरकार उसको पकड़ेगी। एक तरीके से कोर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, मजिस्ट्रेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पुलिस जो है, यानी जो लोग सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो सारा चीज कंट्रोल करेंगे और पॉलिटिकल वेंडिटा के द्वारा सारे केस मुकदमे ये लोग धरपकड़ करेंगे बिना किसी वारंट के, बिना किसी चीज के। ये तो पूरी तरीके से कानून जो है फाड़ने लायक है। इसलिए ये कानून का कोई मतलब नहीं है। ये पूरी तरीके से तानाशाही वाला कानून है और किसी भी कीमत पे ये कानून जो है हम लोग सदन के अंदर पास नहीं होने देंगे। वहीं कांग्रेस के विधायकों ने भी आज इसी मुद्दे पर जमकर प्रदर्शन किया। विधायकों ने आंखों पर काली पट्टी बांध रखी थी और नीतीश सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कि लोकतंत्र की इससे बड़ी हत्यारी सरकार अब कोई नहीं हो सकती। विपक्ष के नेता को कल सबसे पहले लाठी और गोली खानी चाहिए थी। मुख दर्शक बनकर के 112 विधायकों का विपक्ष का नेता, और मुझे लगता है कि अब सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए विपक्ष के नेता सहित पूरे विधायकों को। ये सरकार अकेले चले और इस पूरे प्रकरण को जरूरत पड़ेगी तो हम हाईकोर्ट ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे कि भगत सिंह के शहादत दिवस पर वहां नाच गान कैसे हो रहा था। और जो लोहिया जी महिलाओं के सम्मान की बात किए थे, लोहिया जी की जयंती थी, और उसके बाद महिलाओं को पीटा जाना, नंगा करना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। नीतीश जी, आपके भीतर का जो हिटलर का चेहरा है ना, वो दुनिया जानती तो थी, कल आपने सब कुछ दिखा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। कल विपक्ष के नेता की भूमिका सही नहीं थी। उनके सामने उनके विधायकों को पीटा जा रहा था और वो मुखदर्शक बने हुए थे। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के जीटी रोड पर पोल्ट्री क्षेत्र से पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी है। साथ ही 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर 1000 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद की। सीओ ने बताया कि देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि जीटी रोड पर खुर्जा बाईपास के निकट पोल्ट्री क्षेत्र में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री चल रही है। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस को अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री चलती दिखाई दी, जहां से पुलिस ने सुभाष, रिजवान और सोनू को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से करीब 600 लीटर अल्कोहल, 10 ड्रमों में भरी 1000 लीटर अपमिश्रित शराब, 10 खाली ड्रम, 20 बोरों में भरे गए 3000 खाली पौए और शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह अपमिश्रित शराब बनाने का काम करते हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। देखिए, पूरे प्रदेश में अवैध शराब के निष्कर्षण, परिवहन और बिक्री की कार्रवाई के विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित है। बहुत बड़ी मात्रा में कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस ने
2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था जो अवैध शराब के कारोबार से जुड़े हुए थे। जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस की इस सूचना पर इनपुट पर खुर्जा नगर की पुलिस ने भी काम किया, सूचना को डेवलप किया और दोनों जनपदों की पुलिस टीमों ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की। इसमें खुर्जा नगर में एक स्थान पर एक पोल्ट्री की फैक्ट्री थी, वहाँ से छापेमारी की कार्रवाई कल रात्रि में की गई संयुक्त रूप से। इसमें अवैध शराब का निर्माण से संबंधित काफ़ी सामान और काफ़ी मात्रा में अवैध शराब को पकड़ा गया। पैकिंग का सामान भी बरामद हुआ है। 3 व्यक्तियों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति खुर्जा नगर का निवासी है और 2 व्यक्ति बाहर के आदमी हैं जो उसके सहयोग से ये काम यहाँ कर रहे थे। सर कहीं ना कहीं लग रहा है कि चुनाव का बिगुल बज गया है, कि चुनाव के लिए तैयारी की जा रही हो सर? देखिए, पुलिस द्वारा निरंतर ये कार्रवाई की जाती है। इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस सदैव प्रयासरत रहती है, लेकिन जैसा कि निकट भविष्य में चुनाव होना है तो इस दृष्टि से पुलिस ने इस पर और अधिक फोकस किया है और निरंतर बहुत गंभीरता के साथ इसमें कार्रवाई की जा रही है। रंग भरनी एकादशी पर मथुरा के वृंदावन में विश्व प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी ने भक्तों के संग होली खेली। रंग भरनी एकादशी 2 दिवसीय होने के कारण श्री बांके बिहारी मंदिर में रंगों की होली बुधवार से ही शुरू हो गई। मंदिर प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली थी। बुधवार को सुबह वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में एकादशी के अवसर पर श्रद्धालु गुलाल में सराबोर होते हुए दिखे। आपको बता दें कि रंग भरनी एकादशी इस बार 24 और 25 मार्च की है। इस दिन से वृंदावन के मंदिरों में रंग गुलाल की होली शुरू हो जाती है। बुधवार को श्री बांके बिहारी मंदिर में रंगों की होली शुरू हो गई। सुबह श्रृंगार आरती और राजभोग की सेवा के बाद ठाकुर जी ने भक्तों के साथ रंगों की होली खेली। कहाँ से आई हो आप? हम इंदौर से आए। इंदौर से आई। हाँ? कैसा लग रहा है माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है। एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं कोरोना में मामला बढ़ रहा है अन्य प्रदेशों में, तो क्या उसके डर भी सता रही है हम लोगों को? आप राधा रानी के दर्शन करके आए ऊपर? जी हाँ। क्या हो रहा है वहाँ पे? व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था अच्छी है, बहुत बढ़िया है। कलर वगैरह बहुत बढ़िया हो रहा है यहाँ पे। आपका क्या कहना है? रेखा शर्मा। कहाँ से आई हो? इंदौर से। तो होली एंजॉय कर रही हो आप? अभी लठमार होली होगी, उसमें भी शामिल होंगे क्या आप? जी हाँ, देखेंगे। इसमें जैसे भगदड़ होती है तो डर भी तो होता है, कोई इसमें पड़ जाए? नहीं, ऐसा हमारे घेर में होता है, इंदौर में होता है। इंदौर के घेर में भी ऐसे ही होता है। रेखा सोलंकी, इंदौर से। बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल। बबीता गुप्ता। आप हर साल आती हो क्या? नहीं, अभी इस साल आए, अब हर साल आएंगे। श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधक मुनीश शर्मा ने बताया कि परंपरा के अनुसार श्री बांके बिहारी मंदिर में रंग की होली रंग भरनी एकादशी से शुरू होती है। इसी परंपरा में बुधवार को रंगों की होली खेली गई। ये दौर लगातार 5 दिन तक चलेगा। हालांकि पहले दिन सुबह के समय गुलाल की होली हुई और शाम को फूलों की। रंग भरनी एकादशी पर 25 मार्च को वृंदावन कुंभ में आए साधु संत और कान्हा के भक्त वृंदावन की परिक्रमा करेंगे। इसी बीच श्री बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र के साथ परिक्रमा मार्ग में अतिक्रमण हटाने का काम मंगलवार को ही जारी हो गया है। हम इंदौर से रहने वाले हैं और यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख ही रहे हो कैसा आनंद व उत्सव होगा यहाँ पर, और खूब उत्सव से होली खेली जा रही है यहाँ पर। इसी प्रकार हर साल प्रोग्राम होता है होली का, इसी प्रकार लठसाल मोरिया खेली जाती है यहाँ पर। पूरा ग्रुप है आपका? पूरा ग्रुप है हमारा, और पूरा ग्रुप आया है, सब आनंद में है। कुछ लोग इधर उधर रहेंगे और सब आनंद में अपने साथ में होली खेल रहे हैं। जैसा कि कोरोना के देख रहे हैं तो कोरोना की भी मामला बढ़ रही है कई राज्यों में। हाँ, तो मास्क वगैरह लगा कोई नहीं है, कोई सोशल यहाँ पर मास्क लगाए वैसे कोई भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, बाबा श्याम जी की ऐसी असीम कृपा है कि उनकी मोर छड़ी सबके ऊपर लहरा रही है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई किसी को भय नहीं है, कोई किसी का कोई डर नहीं है, और अब अपने अपने आनंद में मस्ती में यहाँ पर होली उसका उत्सव बना रहे हैं। राधे राधे। हम लोग ब्रज के दीवाने परिवार इंदौर से आए हैं और हमें यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। पहली बार हम लोग आए लठमार होली में, बहुत आनंद और उत्सव के साथ में होली मनाई जा रही है। कोरोना के नाम पे यहाँ पे कोई डर कोई भय कुछ भी नहीं है। कोरोना में जैसे देख रहे थे आदमी घर में पैक हो गए थे सब, ठीक है, यहाँ कोई भक्ति भावना नहीं थी, मंदिर के पट बंद हो गए। बिल्कुल। अब कैसा लग रहा है आप? मतलब बहुत खुला खुला महसूस कर रहे हैं, बहुत आनंद के साथ में। हमें भी लग रहा है कि वास्तविकता में अगर होली अगर कहीं है तो वो सिर्फ बरसाना राधा रानी के दरबार में। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती
कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर। मेरठ के कॉलेज से 18 मार्च को लापता लड़की का सुराग बिहार के अररिया में मिला है। बताया जा रहा है कि परिथगढ़ निवासी बीए छात्रा आयशा लापता नहीं हुई थी, बल्कि प्रेम संबंध में उसने अररिया के सद्दाम से निकाह कर लिया है। अभी वह अररिया में ही है। मोहब्बत में शादियों की कहानियां तो आपने बहुत सी सुनी होंगी और मोहब्बत करने वालों के मिलने जुलने की भी खबरें बहुत सी सुनी होंगी, लेकिन मेरठ की एक लड़की आयशा और अररिया बिहार का लड़का जो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के जरिए मिले और जब इनका प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ा तो उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। लड़की ने अररिया के लड़के के साथ वहां जाकर निकाह कर लिया। आयशा पढ़ने के लिए घर से कॉलेज तो गई थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। छात्रा का कोई सुराग न मिलने पर मेरठ कॉलेज के छात्रों और युवती के परिजनों ने 19 मार्च को मेरठ कॉलेज के बाहर जमकर हंगामा किया था। पुलिस ने छात्रा को जल्द ढूंढने का आश्वासन दिया, तब जाकर किसी तरह लोग शांत हुए। आयशा की तलाश कर रही पुलिस को उसकी लोकेशन बिहार के अररिया में मिली। छात्रा की तलाश में पुलिस अररिया भी पहुंच गई। वहां पहुंचने पर पता चला कि आयशा ने इंस्टाग्राम पर बने अपने दोस्त सद्दाम के साथ निकाह कर लिया है। बताया जा रहा है कि निकाह वहां के बीजेपी विधायक विजय कुमार मंडल ने कराया है। एक फोटो में विजय कुमार मंडल छात्रा और निकाह कराने वाले सद्दाम के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। वहीं निकाह की वीडियो में भी बीजेपी विधायक की मौजूदगी दिखाई दे रही है। चूंकि लड़की बालिग है, इसलिए पुलिस अब लड़की के बयान वहीं की कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने कराने में जुटी है। पुलिस लड़की के बयान के बाद ही कुछ कहने की स्थिति में होगी। ये 3 दिन पहले मेरठ कॉलेज से एक छात्रा के गुमशुदगी की सूचना मिली थी और उसकी बरामदगी के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इस संबंध में उसकी लोकेशन अररिया जिले में ट्रेस हुई थी और वहाँ जब पुलिस की टीम पहुँची तो पता चला कि वो अपने स्वेच्छा से एक युवक के साथ आई है और दोनों युवक बालिग हैं, दोनों युवक और युवती बालिग हैं और उन्होंने स्वेच्छा से अपना निकाह रचा लिया है। और इस संबंध में उनका बयान लेकर और उनका मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। वो कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। वह इस बीच महापंचायतों का दौर भी चल रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने हुंकार भरे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है। इस दौरान उन्होंने 26 मार्च को किसान कर्फ्यू का आह्वान किया। 26 मार्च को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक किसान कर्फ्यू रहेगा। आपको बता दें कि पिछले 4 महीनों से किसानों का यह आंदोलन जारी है, जहां अन्नदाता कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर 26 मार्च को कर्फ्यू करने वाले हैं, तो वहीं सरकार भी पीछे हटने को राजी नहीं है। अब देखना होगा कि इस विवाद का हल कैसे निकलता है। इन्होंने जाति में बांटा, धर्म में बांटा, अब किसान बटने वाला नहीं है। आप अपने ट्रैक्टर लेके जब आपको बताया जा दिल्ली की तरफ को चलना पड़ेगा, बैरिकेटिंग दिल्ली के फेर तोड़ने पड़ेंगे। अपनी फसल को विधानसभा, कलेक्ट्रेट और पार्लियामेंट पे अपनी फसल बेचनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल को कहीं पे भी बेच लो, हम कहीं पे ही बेच कर दिखाएंगे, मंडी के बाहर बेच कर दिखाएंगे, जो भारत सरकार का रेट है उस पर बेच कर दिखाएंगे, पार्लियामेंट पे अपनी फसल बेच कर दिखाएंगे। पार्लियामेंट से बढ़िया मंडी नहीं हो सकती। 3.5 लाख ट्रैक्टर पहले गए, दिल्ली के अंदर फिर ट्रैक्टर जाएंगे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उस समय हड़कंप मच गया
जब एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 3 बच्चों समेत 12 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए सिकोहाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा हुआ था। बुधवार तड़के सुबह 4 बजे के करीब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस पलटने से 12 यात्री घायल हो गए। ये बस गुड़गांव से पश्चिम बंगाल जा रही थी। बस में सवार लोगों ने बताया कि बस चलाते समय ड्राइवर को झपकी आ गई थी, जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा हो गया। वहीं सिकोहाबाद सीओ ने भी यही जानकारी दी है। ये घटना मटताना थाना क्षेत्र के अंतर्गत बताई जा रही है। एक बस है डबल डेकर बस, ये एक्सप्रेस वे पे आज सुबह लगभग 4 बजे के समय पलट गई है। ये बेसिकली बंगाली लोग हैं जो गुड़गांव से और मालदा के लिए जा रहे थे। सुबह के टाइम पर बस के ड्राइवर को शायद झपकी आ गई तो उसकी वजह से कोई गाड़ी से भिड़ गई और जिसमें बस पलट गई। इसमें 12 लोग यहाँ CHC सिकोहाबाद में आए हैं, जिसमें 3 बच्चे हैं। सबको चोटें लगी हैं, लेकिन कोई ऐसी गंभीर स्थिति में नहीं है जिसकी जान जा सकती है। सबका उपचार यहाँ पे चल रहा है और थाना पुलिस मटसेना मौके पर पहुंची है। यहाँ पर सिकोहाबाद की पुलिस पहुंची है। लोगों का उपचार यहाँ पर किया गया है और पुलिस समझ है। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर केंद्र सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट में यह फैसला लिया गया कि 1 अप्रैल से देश में वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया जाएगा। 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के हर नागरिक को कोरोना की वैक्सीन लग सकेगी, चाहे वो गंभीर बीमारी से पीड़ित हो या नहीं। अभी तक 60 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जा रही थी और 45 साल से ऊपर के उन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी जो कि गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। और इसके अलावा कैबिनेट ने वैक्सीनेशन अभियान को लेकर एक और फैसला लिया है। अब हेल्थ विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के समूहों की सिफारिश के बाद कोविशील्ड वैक्सीन के दूसरे डोज के समय में बदलाव किया गया है। फिलहाल कोविशील्ड की पहली डोज लगाने के 4 से 6 हफ्ते बाद दूसरी खुराक दी जा रही थी, जिसे अब केंद्र सरकार ने 6 से 8 हफ्ते कर दिया है। केंद्र की नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच अब कम से कम 6 से 8 हफ्ते का अंतर होना चाहिए। फैसला ये कि 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। के लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की, सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 उम्र है उसको मिलेगा। कि जो वैक्सीन के दरमियान ये पहले बताया था कि पहले डोज के बाद 4 या 6 सप्ताह में ही वैक्सीन लेना चाहिए, दूसरा डोज। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोविशील्ड का डोज 4 से 8 सप्ताह के दरमियान लेना ठीक है, यानी 8 सप्ताह तक उसका अंतर बढ़ा सकते, उसका लाभ ही है।